हेलो, नमस्कार दोस्तों। डिकोड एग्जाम में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे पीवाईक्यूज पास्ट ईयर्स के क्वेश्चंस को, जो कि यूपी ट्रिपल एससी के विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं। यहाँ पर जो भी प्रश्न आज के सेशन में मैं आपसे डिस्कस करूंगी वो पीवाईक्यूज है, पास्ट ईयर्स के क्वेश्चंस हैं और महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं। मैं आज की क्लास में इस बुक को डिस्कस कर रही हूँ, ठीक है, जिसमें आपके संपूर्ण, अगर हम देखें जितने भी पेपर्स अभी इधर हुए हैं, मैक्सिमम पेपर्स को कवर किया गया है। इसके पहले की क्लासेस में इस बुक को मैं पीडीएफ के फॉर्म में डिस्कस करी थी, पूरी बुक मैं आपसे ऐसे ऐसे डिस्कस कर रही थी। आज के क्लास में स्लाइड में हम प्रश्नों को डिस्कस करेंगे ताकि विजिबिलिटी जो है वो बेटर रहे आप लोगों के लिए। एक दो स्टूडेंट्स थे जिनको दिक्कत हो रही थी कि मैम थोड़ा और जूम करिए, दिखाई नहीं दे रहा है, ब्लर दिख रहा है, तो उनकी भी प्रॉब्लम आज सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। तो जो भी प्रश्न आज के सेशन में डिस्कस किया जाएगा वो पास्ट ईयर्स के क्वेश्चंस हैं और आपके आने वाली लेखपाल परीक्षा के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो आज के सेशन को स्टार्ट करेंगे मेरे साथ, ऐश्वर्या सिंह के साथ। क्लास में कहीं पर भी किसी भी तरीके का डाउट होगा तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। आज के पहले जो सेशन हुए हैं उसमें हमने इन्वायरमेंट इकोलॉजी के क्वेश्चंस को डिस्कस किया है, प्लस इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन को डिस्कस किया है। आज हम पॉलिटी के पास्ट ईयर्स के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। आज की क्लास को स्टार्ट करने के पहले थोड़ी सी जानकारी मैं आपको दे दूं टेस्ट सीरीज के बारे में। अभ्यास टेस्ट सीरीज लेखपाल परीक्षा के लिए लॉन्च की गई है। इस टेस्ट सीरीज में 20 फुल टेस्ट होंगे, 20 फुल टेस्ट होंगे। उन 20 टेस्ट में आपको हर टेस्ट में 100 प्रश्न मिलेंगे, ठीक है, एंटायर सिलेबस से, जिसमें आपका हिस्ट्री, सिविक्स, कंप्यूटर, यूपी के क्वेश्चंस, करंट, सारे क्वेश्चंस इंक्लूडेड होंगे, ठीक है। तो 20 जो होंगे वो आपके फुल टेस्ट होंगे और हर टेस्ट में आपको 100 प्रश्न मिलेंगे, ठीक है। और प्रतिदिन मैं आपको बता दूं, प्रतिदिन 2 विषयों का सेक्शनल टेस्ट भी होता है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आपको लगभग 4325 क्वेश्चंस मिल जाएंगे रिवीजन के लिए और प्रैक्टिस के लिए। तो अगर आपको इस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करना है तो यहाँ पर व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, इस पर आप कांटेक्ट करिए, आपको सारी जानकारी दे दी जाएगी, ठीक है। कोई भी डाउट हो, कुछ क्वेश्चन पूछना हो तो आप इस नंबर पर कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं। डिकोड एग्जाम ने अभ्यास बैच भी लॉन्च किया है जो कि लेखपाल परीक्षा के लिए है। ये जो अभ्यास बैच है इसमें एंटायर सिलेबस को कवर किया गया है वीडियो लेक्चर्स के माध्यम से। यहाँ पर आपको नोट्स प्रोवाइड की जाएगी, प्लस टेस्ट सीरीज प्रोवाइड की जाएगी। जिस टेस्ट सीरीज के बारे में मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया है वो टेस्ट सीरीज इस अभ्यास बैच में आपकी इंक्लूडेड है। तो अगर इस अभ्यास बैच को आपको ज्वाइन करना है तो यहाँ पर आपको नंबर दिख रहा होगा, कॉन्टैक्ट नंबर, इस नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, आपको सारी जानकारी यहाँ से मिल जाएगी। चलिए क्लास अब बढ़ते हैं प्रश्नों पर। पहले प्रश्न को देखते हैं, ध्यान से सुनिएगा। देखिए, मैं हर प्रश्न के साथ आपको कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां भी दूंगी, जिसके वजह से हो सकता है जो एक्सप्लेनेशन हो वो थोड़ा सा लंबा हो जाए, लेकिन मैं आपको ये गारंटी देती हूँ कि जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स क्लास के दौरान मैं आपको बताती हूँ, आप उसको अगर ध्यानपूर्वक सुनेंगे तो आपकी परीक्षा में वहाँ से भी प्रश्न बन सकते हैं, ठीक है। तो जो भी पॉइंट बताऊंगी सुनते चलना, नोट करते हुए चलना। पहले प्रश्न को देखो क्या दिया गया है यहाँ पर। भारत का संविधान पहली बार 1928 में डैश द्वारा तैयार किया गया था। तो 1928 की बात कर दी गई है कि 1928 में भारत के संविधान को किसने तैयार किया था। तो याद रखिएगा 1928 में एक रिपोर्ट आई थी जिसको कि हम नेहरू रिपोर्ट कहते हैं, और नेहरू रिपोर्ट को मोतीलाल नेहरू ने तैयार किया था। इसमें भारत के लिए डोमेनियन स्टेटस की मांग की गई थी। ये महत्वपूर्ण पॉइंट है, सी आपका सही उत्तर है यहाँ पर। अब आप लोग 2 मिनट मेरी बात सुनेंगे, ध्यान से सुनिएगा। देखिए, आप सभी को, जो भी स्टूडेंट पढ़ते हैं उनको पता है 1927 और 1928 का समय अगर हम देखें तो यहाँ पर वो समय है जब भारत में साइमन कमीशन आता है, ठीक है, साइमन कमीशन आता है। साइमन कमीशन का विरोध भारत में हर जगह हो रहा होता है, हर जगह काले झंडे दिखाए जाते हैं, गो बैक साइमन, गो बैक साइमन का नारा लग रहा होता है। और यही वो साइमन कमीशन है जिसके विरोध के कारण जब लाला लाजपत राय रैली में साइमन कमीशन का विरोध कर रहे थे तो लाठीचार्ज
हो जाता है लाहौर में और लाला लाजपत राय को लाठियां लग जाती है, जिसके वजह से लाला लाजपत राय की मृत्यु भी हो जाती है। और मरने के पहले लाला लाजपत राय कहते भी हैं कि मेरे शरीर में जितनी लाठियां लगी हैं ना, जितनी चोटें लगी हैं, वो सारी चोटें एक कील का काम करेगी ब्रिटिशर्स के कफन में। कुछ इस तरीके का स्टेटमेंट लाला लाजपत राय देते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। तो साइमन कमीशन के विरोध के समय लाला लाजपत राय पर लाठीचार्ज होता है और उनकी मृत्यु हो जाती है लाहौर में। और ये पूरा ठीक है, ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। अब प्रश्न ये होता है कि साइमन कमीशन का विरोध क्यों हो रहा था। दूसरा प्रश्न एग्जाम में जो पूछा जाता है, साइमन कमीशन का विरोध इसलिए हो रहा था क्योंकि साइमन कमीशन में कोई भी भारतीय नहीं शामिल थे। ध्यान रखिएगा, इस वजह से साइमन कमीशन का विरोध हो रहा था। उस समय भारत का जो सेक्रेटरी था वो कौन था, ब्रिकनहेड था। ब्रिकनहेड ने भारतीयों को चैलेंज दिया कि भाई साइमन कमीशन में तो हमने जानबूझ के किसी भारतीय को नहीं रखा है, आप लोग कौन सा संवैधानिक विकास करेंगे, भारतीय इस लायक ही नहीं है कि किसी भी तरीके का संविधान बनाए। ठीक है, अगर आप लोग अपने आप को इस लायक समझते हैं तो एक रिपोर्ट बनाइए। चलिए आप लोग भी एक रिपोर्ट बनाइए, साइमन कमीशन तो अपनी रिपोर्ट बनाएगा ही, आप भी अपनी एक रिपोर्ट बनाकर तैयार करिए जिसमें जितनी भी पार्टीज हैं, जितने भी राजनीतिक दल हैं, पॉलिटिकल पार्टीज हैं भारत में, इस रिपोर्ट को एग्री करें। जाइए, मैं चैलेंज देता हूं। और इस चैलेंज को हमारे यहाँ के लीडर्स ने एक्सेप्ट किया। हमारे यहाँ के लीडर मोतीलाल नेहरू ने एक रिपोर्ट बनाकर तैयार कर दी जिसे कि हम क्या कहते हैं, नेहरू रिपोर्ट के नाम से जानते हैं। और इस नेहरू रिपोर्ट में मोतीलाल नेहरू ने, याद रखिएगा, नेहरू रिपोर्ट में डोमेनियन स्टेटस की बात की थी, ना कि पूर्ण स्वराज की बात की थी। तो 1928 में जो नेहरू रिपोर्ट बनकर तैयार होती है उसमें हम डोमेनियन स्टेटस की मांग करते हैं। अब आप में से बहुत से स्टूडेंट्स को डोमेनियन स्टेटस नहीं पता होगा, तो मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाती हूँ। डोमेनियन स्टेटस मतलब क्या है, भारत में जो भी गवर्नमेंट होगी, जो भी राज्य होगा वो हमारा होगा, लेकिन हम संप्रभु नहीं होंगे, सॉवरेन नहीं होगा। हमारे ऊपर कौन रहेगा, क्राउन रहेगा। ये होता है डोमेनियन स्टेटस का मतलब, ठीक है। हम अभी भी क्राउन के अधीन होंगे, भले भारत में जो सरकार है वो भारतीयों द्वारा चलाई जाए सब, लेकिन हमारे ऊपर कौन रहेगा, क्राउन रहेगा। ये डोमेनियन स्टेटस है। तो 1928 में जब नेहरू रिपोर्ट बनकर तैयार हुई, ठीक है, तो उस नेहरू रिपोर्ट में हमने डोमेनियन स्टेटस की मांग की। लेकिन अब ब्रिटिशर्स ने जो हमें चैलेंज दिया था, हमने उसका चैलेंज का आंसर तो उन्होंने नेहरू रिपोर्ट के माध्यम से दिया, लेकिन हमने भी एक बात कही कि हम आपको 1 साल का समय देते हैं, आप हमारी नेहरू रिपोर्ट को इम्प्लीमेंट करिए। लेकिन आपको तो पता है ब्रिटिशर्स कुछ भी इम्प्लीमेंट नहीं करने वाले थे, वो वही करते जो उनके हित में था। तो नेहरू रिपोर्ट धरी की धरी रह गई, कुछ भी इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। 1 साल का समय बीत गया। अब समय आ गया दिसंबर 1929 का। ध्यान रखिएगा क्लास, जो भी पॉइंट स्टोरी के फॉर्म में बता रही हूँ, एक एक पॉइंट से एग्जाम में प्रश्न बनता है। तो अब समय आ गया था दिसंबर 1929 का, और 1929 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का एक सेशन हुआ था। कहाँ पर, लाहौर में हुआ था, जिसकी की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी। और जवाहरलाल नेहरू ने कहा 1929 के लाहौर सेशन में रावी नदी के तट पर झंडा फैलाकर कि आज से हमारी मांग डोमेनियन स्टेटस की नहीं है, आज से हमारी डिमांड जो है वो है पूर्ण स्वराज की। आज से हम मांग करते हैं पूर्ण स्वराज की, और आने वाली 26 जनवरी को हम मनाएंगे पूर्ण स्वराज दिवस के रूप में। तो ध्यान रखिएगा, 1928 में जो नेहरू रिपोर्ट बनकर तैयार हुई थी, तब तक तो कहीं ना कहीं हम इनकी अधीनता को स्वीकार कर रहे थे, हम डोमेनियन स्टेटस की मांग कर रहे थे कि भाई ठीक है, कोई बात नहीं, हमारा सेल्फ रूल यहाँ पे करिए, उसके बाद हम क्राउन की सॉवरेनिटी एक्सेप्ट करते हैं। लेकिन जब नेहरू रिपोर्ट में कुछ भी कार्रवाई नहीं हुई, तो हमारे यहाँ के यंग लीडर्स ने क्या कहा, अब से नो डोमेनियन स्टेटस, अब से इंडियन नेशनल कांग्रेस की जो डिमांड है वो है पूर्ण स्वराज की। ध्यान रखिएगा ये पॉइंट, एक एक पॉइंट से प्रश्न बनता है। साइमन कमीशन से प्रश्न बनता है, साइमन कमीशन का विरोध क्यों किया गया ये प्रश्न बनता है, नेहरू रिपोर्ट कब दी गई ये प्रश्न बनता है, पूर्ण स्वराज की मांग इंडियन नेशनल कांग्रेस ने कब की ये प्रश्न बनता है, लाहौर सेशन की अध्यक्षता किसने की ये प्रश्न बनता है। तो एक एक प्रश्न यहाँ से बनते हैं, जो मैंने चीजें आपको स्टोरी के फॉर्म में बताई। चलिए अगले प्रश्न को हम देखते हैं।
दूसरा प्रश्न देखिए क्या दिया गया है, मूल भारतीय संविधान निम्नलिखित में से किसके द्वारा हस्तलिखित है, बताइए। हम बात करते हैं मूल भारतीय संविधान को किसने लिखा है, तो यहाँ पर आपको याद रखना है प्रेम बिहारी नारायण रायजादा द्वारा इसे लिखा गया है। इनका नाम याद रखिएगा। क्लास ये सारे प्रश्न परीक्षा में पूछे गए हैं, किस ईयर में पूछे गए हैं वो यहाँ पर नहीं इंक्लूड किया है, लेकिन नेक्स्ट क्लास में मैं ईयर भी इंक्लूड करवाऊंगी, ठीक है। तो इसके लिए आप लोग परेशान नहीं होंगे, ये सारे प्रश्न परीक्षा में पूछे गए हैं। इस बार पता नहीं क्यों ईयर नहीं लिखा है, लेकिन नेक्स्ट क्लास से ईयर भी इंक्लूड रहेगा ताकि आपको आइडिया भी लगता रहे किस में पूछा गया है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, तीसरा प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा 1892 के सुधारों का विस्तार था। बोला गया है 1892 के सुधारों का विस्तार क्या था, तो यहाँ पर 1909 का परिषद अधिनियम। अब देखिए 1909 और 1919 वाले के बारे में कई बार पूछा जाता है। 1909 वाले को हम क्या कहते हैं, मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म, याद रखिएगा मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म, और दूसरे वाले को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म। अच्छा, अब मेरे अंदर ये जो टीचर है वो यहाँ तक पे नहीं रुकती है, थोड़ी सी अधिक जानकारी मैं अपने विद्यार्थियों को दूंगी, ध्यान से सुनिएगा। मेरा मन करता है कि सब पढ़ा दूं आपको, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है। हम PYQ सॉल्व करें तो टाइम को मैनेज करते हुए चलना है। लेकिन एक महत्वपूर्ण पॉइंट मैं आपको बताऊंगी, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, मॉर्ले और मॉन्टेग्यू, मिंटो और चेम्सफोर्ड। मॉर्ले मॉन्टेग्यू कौन है, भारत के सेक्रेटरी हैं, ठीक है, और यहाँ पर मिंटो और चेम्सफोर्ड कौन है, वाइसरॉय है, वाइसरॉय है, याद रखिएगा। 1857 की क्रांति के बाद आप सभी को पता है कि भारत में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 आया। जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 आया तो जो पावर थी उसको ईस्ट इंडियन कंपनी से हस्ताक्षरित कर दिया गया, किसके पास, क्राउन के पास, और क्वींस डिक्लेरेशन हुआ। क्वींस डिक्लेरेशन में क्वींस ने क्या कहा, अरे अभी जो भी ये सब आप लोगों के साथ अत्याचार हुए हैं, ठीक है, ये हमने तो नहीं किया है, ये तो जो कंपनी थी ना वो आप पे अत्याचार कर रहे थे। आज से आप सभी क्राउन के अंतर्गत आते हैं। जो क्राउन है वो सॉवरेन है, आप लोग क्राउन के सिटीजन हैं, आप पर कोई अत्याचार नहीं होगा। और आज से जो गवर्नर जनरल की पोस्ट है उसे हम जानेंगे वाइसरॉय के नाम से। वाइसरॉय मतलब रिप्रेजेंटेटिव ऑफ क्राउन भारत में रहेगा, और इंग्लैंड में सेक्रेटरी ऑफ इंडिया बैठा रहेगा, ठीक है। तो बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो याद रखिएगा यहाँ पर जो मॉर्ले और मॉन्टेग्यू हैं वो सेक्रेटरी हैं, मिंटो चेम्सफोर्ड वाइसरॉय हैं, ठीक है। तो 1909 वाले एक्ट को हम मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म कहते हैं, 1919 वाले एक्ट को हम मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म कहते हैं। और याद रखिएगा वाइसरॉय और सेक्रेटरी की पोजीशन कब बनी, 1858 में बनी, जब जो पावर थी उसको हस्तांतरित कर दिया गया था, ट्रांसफर कर दिया गया था फ्रॉम द कंपनी टू द क्राउन, और डिक्लेयर कर दिया गया था आज से जो भारत है वो क्राउन के अधीन है, आज से आप सभी क्राउन के सिटीजन्स हैं, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अब 1909 की जब हम बात कर रहे हैं, जिसको कि हम मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म कहते हैं, इसके बारे में एक और इम्पॉर्टेंट प्रश्न आपके परीक्षा में बनता है, ध्यान रखिएगा। हम मॉर्ले मिंटो की बात कर रहे हैं, मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म से रिलेटेड एक और प्रश्न बनता है, वो ये है कि मुस्लिम लीग के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट की बात किस एक्ट में बोला गया था, ठीक है, याद रखिएगा। मुस्लिम लीग के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट की बात 1909 वाले एक्ट में बोला गया था, मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म में, ठीक है। अच्छा, सेपरेट इलेक्टोरेट मतलब पता है क्या होता है, ये भी सुन लो एक एग्जाम्पल के थ्रू। देखो, पृथक निर्वाचन की जब हम बात करते हैं तो पृथक निर्वाचन में क्या होता है कि कोई ऐसा एरिया है, उस एरिया में मुस्लिम्स जो हैं वो मेजॉरिटी में हैं, तो यहाँ पर जो लोग इलेक्शन में खड़े होंगे वो आपके एक मुस्लिम लीडर होंगे, ठीक है, और इन लोगों को जो वोट देंगे वो भी खाली मुस्लिम्स देंगे। ये होता है पृथक निर्वाचन, ठीक है, सेपरेट इलेक्टोरेट, जिसमें मेजॉरिटी एरिया में मुस्लिम लीडर्स खड़े होते हैं और उन मुस्लिम लीडर्स को वोटिंग राइट खाली मुस्लिम्स के पास होता है, दैट इज सेपरेट इलेक्टोरेट, ठीक है। तो इसीलिए 1909 वाले एक्ट को क्रिटिसाइज भी किया जाता है। बहुत से लीडर्स आगे चल के कहते हैं कि पाकिस्तान की नींव तो मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म ने रख दी थी मुस्लिम्स के लिए पृथक निर्वाचन लाकर,
क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़े अगले प्रश्न में। मज़ा आ रहा ना पढ़ने में? देखो क्लास, जब एज अ फैकल्टी हम आपको कोई चीज़ स्टोरी के फॉर्म में समझाते हैं तो वो चीज़ आपको काफ़ी लंबे समय तक याद रहती है, लेकिन जब आप चीज़ें रटने का प्रयास करते हैं तो वो भूल जाती है। ठीक है, अब आपको मॉर्ले मिंटो, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड ये नाम क्यों पड़ा, इसके पीछे भी कारण है। ठीक है, चार्टर एक्ट को चार्टर एक्ट क्यों कहा जाता है, इसके पीछे भी कारण है। ठीक है, तो हर चीज़ों को हम डिस्कस करते हुए चलेंगे। थोड़ा सा समय ज़्यादा लगेगा और क्लासेस के कंपैरिजन में, लेकिन चीज़ें आपको याद भी होगी। ये मैं बता रही हूँ, अपने एक्सपीरियंस से आपको बता रही हूँ। चलिए चौथे प्रश्न को देखते हैं। अवशिष्ट शक्तियों के विचार के लिए भारतीय संविधान ने किस देश से संदर्भ लिया? ठीक है, बताइए। यहाँ पर बोला गया है चौथे प्रश्न में कि हमने अवशिष्ट शक्तियों की बात की है, यहाँ पे रेसिडरी पावर्स की बात की है, तो ये प्रावधान हमने कहाँ से लिया है? तो ये प्रावधान हमने कनाडा से लिया है। डी आपका सही उत्तर है। अब ध्यान दीजिएगा, रेसिडरी पावर का विचार हमने कहाँ से लिया है? कनाडा से लिया है। मौलिक अधिकारों की बात करते हैं हम, फंडामेंटल राइट्स की हम बात करते हैं तो यूएसए से। ठीक है, नीति निदेशक तत्वों की हम बात करते हैं डीपीएसपी की, डायरेक्टिव प्रिंसिपल फॉर स्टेट पॉलिसी की हम बात कर रहे हैं तो आयरलैंड से। संसदीय शासन प्रणाली की हम बात करते हैं, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की, तो ये हमने कहाँ से लिया है? ब्रिटेन से लिया है। क्लियर? पूछा जाता है, सोर्स बहुत महत्वपूर्ण है। अब इस प्रश्न को देखते हैं। कैबिनेट मिशन योजना के तहत गठित अंतरिम सरकार का नेतृत्व किसने किया था? तो बताइए, जो इंटीरियम गवर्नमेंट फॉर्म हुई थी उसका नेतृत्व किसने किया था? उसका नेतृत्व किया था, जल्दी से बोल दो मेरे प्रिय छात्रों, जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है, तो यहाँ पर आपका सही उत्तर बी हो जाएगा। चलो अगला हम देखें। यहाँ पर देखिए, एक दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम डिस्कस कर लेते हैं। अगर आपसे पूछा जाएगा इंटरिम गवर्नमेंट की हम बात करें, अंतरिम सरकार की, तो इसका गठन कब हुआ था? इसका गठन 2 सितंबर 1946 को हुआ था, ये याद रखिएगा। 2 सितंबर 1946। ठीक है, फ्रॉम द न्यूली इलेक्टेड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया हैज द टास्क ऑफ असिस्टिंग द ट्रांजिशन ऑफ ब्रिटिश इंडिया टू इंडिपेंडेंस। ये चीज़ क्लियर है। अब आपको पता है हमें आगे चलकर स्वतंत्रता मिलने वाली है, तो शक्ति का हस्तांतरण, ठीक है, जो पावर है उसको ट्रांसफ़र करने का पूरा प्रोसेस है। अब यहाँ पर आपको जो इम्पोर्टेंट चीज़ याद रखनी है वो ये याद रखनी है, सबसे पहले 2 सितंबर 1946 तो आप याद रखिएगा अंतरिम सरकार का गठन हुआ है, जिसको कि हम इंटरिम गवर्नमेंट कहते हैं। ठीक है, जिसकी की अध्यक्षता किसने की है? जवाहरलाल नेहरू ने की है। ये डेट याद रख लेना, हो सकता है आपके परीक्षा में पूछ ले। अब यहाँ पर कुछ और महत्वपूर्ण पॉइंट को हम देखते हैं। 6 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का गठन होता है। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का गठन होता है कब? बताइए, याद रखिएगा, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का गठन 6 दिसंबर 1946 को होता है। ठीक है, 9 दिसंबर 1946 को आप देखेंगे तो संविधान सभा की पहली बैठक होती है, और संविधान सभा की पहली बैठक में इसकी अध्यक्षता कौन करते हैं? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा करते हैं। कई बार प्रश्न बनता है, पूछा जाता है संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो आप बताएंगे संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे, जिन्होंने इसकी अध्यक्षता संविधान सभा की पहली बैठक में की थी, और ये पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। लिख लो, प्रश्न बनता है। उसके बाद संविधान सभा की दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 को होती है, और इस बैठक में संविधान सभा को अपना स्थायी अध्यक्ष मिल जाता है। परमानेंट जो आपका जो अध्यक्ष होता है वो मिल जाता है, और वो कौन रहते हैं? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद रहते हैं। ये भी प्रश्न बनता है। स्थायी अध्यक्ष पूछेगा तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, अस्थायी अध्यक्ष तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। डन। ठीक है, यहाँ पर अगर हम देखें हरीश कुमार मुखर्जी को उपाध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किया जाता है। कई जगह लिखा रहता है एच.सी. मुखर्जी, याद रखिएगा एच.सी. मुखर्जी, जहां पर कुमार की स्पेलिंग CUMAR रहती है, COOMAR। ठीक है, तो एच.सी. मुखर्जी का नाम याद रखेंगे, ये उपाध्यक्ष रहते हैं। 22 जनवरी 1947 क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इस दिन ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पास हुआ था। याद रखिएगा, 22 जनवरी 1947 को ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पास हुआ था। 22 जुलाई 1947 क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इस दिन संविधान सभा ने तिरंगा
को अपनाया था, तिरंगा को स्वीकार किया था? पूछा जाता है। 15 अगस्त 1947 को क्या हुआ था? हमारा भारत आजाद हुआ था। 29 अगस्त 1947 को क्या हुआ था? मसौदा समिति का गठन हुआ था, जिसके की अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, याद रखिएगा। 16 जुलाई 1948 को क्या हुआ था? यहाँ पर एस.सी. मुखर्जी और वी.टी. कृष्णमाचारी उपाध्यक्ष निर्वाचित हुए थे। अगर इस डेट को आप चाहें तो स्किप कर सकते हैं, अभी तक परीक्षा में ये वाली डेट नहीं पूछी है, ये सारी डेट तो पूछी है, तो याद रखिएगा, ठीक है। 29 नवंबर 1949 को क्या हुआ था? सॉरी 29 मैंने बोल दिया, 26 नवंबर 1949 को क्या हुआ था? संविधान सभा ने भारतीय संविधान को अंगीकृत किया था, ठीक है। 24 जनवरी 1950 को संविधान पर हस्ताक्षर किया गया था और 26 जनवरी 1950 को जो हमारा संविधान था, भारतीय संविधान, उसको पूर्ण रूप से लागू कर दिया गया था। महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं, तो कौन कौन सी डेट मेरे प्यारे विद्यार्थियों आप लोग याद रखेंगे? ध्यान दीजिएगा, ये डेट याद रखना है, ये भी डेट याद रखना है। उसके बाद 22 जुलाई वाली डेट आपको याद रखना है, 22 जनवरी वाली डेट याद रखना है, फिर आपको याद रखना है 26 नवंबर और 26 जनवरी 1950। ये पॉइंट्स जो मैंने बताया है, यहाँ से आपकी परीक्षा में प्रश्न बन सकता है। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है। एक बार रिवीजन करा दूं, मेरे साथ रिवाइज करेंगे, चलिए तो रिवाइज करिए। देखिए 6 दिसंबर 1946 को याद रखिएगा संविधान सभा का गठन होता है। संविधान सभा का कार्य क्या होता है? भारत का संविधान का निर्माण करना, भारत का संविधान बनाना, ठीक है। संविधान सभा की पहली बैठक कब होती है? 9 दिसंबर 1946 को, जिसकी की अध्यक्षता कौन करते हैं? बोलिए, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। और डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो होते हैं वो अस्थायी अध्यक्ष होते हैं संविधान सभा के। पहला प्रश्न, डेट याद रखना है, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा याद रखना। दूसरा प्रश्न, जब संविधान सभा की दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 को होती है तो संविधान सभा को उसका स्थायी अध्यक्ष मिलता है, ठीक है। वो कौन होते हैं? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, प्लस उपाध्यक्ष कौन थे? एस.सी. मुखर्जी थे, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। चलो, उसके बाद आपको याद रखना है 11 दिसंबर 1946 को ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन, यहाँ पर सॉरी ये 11 दिसंबर हो गया, 22 जनवरी, 11 दिसंबर के बाद 22 जनवरी 1947 की हम बात कर रहे हैं। इस दिन ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन पास किया जाता है, ठीक है। और इसको पेश कौन करता है? ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन को जवाहरलाल नेहरू, याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट, 22 जनवरी की डेट। फिर 22 जुलाई 1947 क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इस दिन हमारे संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया था, डेट इंपॉर्टेंट है। फिर 15 अगस्त 1947 को आप सभी को पता है हमें स्वतंत्रता मिलती है, ठीक है। 29 अगस्त 1947 को मसौदा समिति का गठन होता है, जिसकी की अध्यक्षता कौन करते हैं? बी.आर. अम्बेडकर करते हैं, याद रखिएगा। फिर आप याद रखिए यहाँ पर 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया रहता है, इसीलिए 26 नवंबर को हम कॉन्स्टिट्यूशनल डे के रूप में भी मनाते हैं, संविधान दिवस के रूप में भी बनके मिलकर मनाते हैं, ठीक है। और हमारा संविधान पूरे भारत में लागू कब होता है? गणतंत्र दिवस के दिन, ठीक है, रिपब्लिक डे के दिन। वो कब? 26 जनवरी 1950, याद रखिएगा। जो हमारा संविधान है, भारतीय संविधान, पूर्ण रूप से लागू हो जाता है। चलो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। रिवीजन करा दिया जानबूझ के ताकि दिमाग में फैक्ट्स बैठा रहे, ठीक है। चलो आगे बढ़े जल्दी से। निम्नलिखित में से कौन भारत के संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है? हमारे संविधान में त्रिस्तरीय सरकार की बात की गई है, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार की बात की गई है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की बात की गई है, सबसे छोटा लिखित संविधान है। तो ध्यान रखिएगा, हम अगर देखें तो त्रिस्तरीय सरकार की बात की गई है, बिल्कुल सही है, ठीक है। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार की बात की गई है, यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज की बात की गई है, हाँ की गई है, डीपीएसपी की बात की गई है, की गई है। हमारा जो संविधान है वो अगर हम विश्व में देखें तो सबसे बड़ा लिखित संविधान है, ठीक है, सबसे छोटा नहीं, सबसे बड़ा लिखित संविधान है। तो यहाँ पर आपका उत्तर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा।
अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से क्या भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है? तो बताइए कौन सी भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है? अर्ध संघीय संरचना, प्रतिबद्ध न्यायतंत्र, शक्तियों का वितरण, लिखित संविधान और संविधान की सर्वोच्चता। अब ध्यान रखिएगा, हम जब अपने संविधान की बात करते हैं, हमारा संविधान जो है वो लिखित संविधान है, बिल्कुल सही है, और हमारा संविधान सर्वोच्च है, ये भी सही है भारत में। ठीक है, शक्तियों का वितरण है, डिवीजन ऑफ द पावर है भारत में। हम जब भी भारत की बात करते हैं तो भारत में हम संघीय ढांचा की बात करते हैं। संघीय ढांचा में हम शक्ति के वितरण की बात करते हैं, किसके मध्य? राज्य और केंद्र के मध्य। और हम देखते हैं भारत की अगर 7वीं अनुसूची को आप देखेंगे, हमारे संविधान की जो 7वीं अनुसूची है, तो उसमें हम शक्ति के वितरण की बात करते हैं संघ और राज्य के मध्य। वहां पर संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची है, मींस डिवीजन ऑफ पावर है, तो बिल्कुल सही है। प्रतिबद्ध न्यायतंत्र नहीं, हमारे भारत में इंडिपेंडेंट जुडिशरी है, ये याद रखिएगा। ठीक है, अर्ध संघीय संरचना है, हाँ है। ठीक है, क्वाजी फेडरल स्ट्रक्चर बोलते हैं जैसे, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर बी आपका सही नहीं है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, क्योंकि हमारे भारत में इंडिपेंडेंट जुडिशरी है, स्वतंत्र न्यायपालिका की व्यवस्था की गई है। ठीक है, क्लियर है ना? चलो आगे बढ़े। निम्न में से किसने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव रखा था? अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया, ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन किसके द्वारा रखा गया था? इसे जवाहरलाल नेहरू द्वारा रखा गया था। ए आपका सही उत्तर है। और यही जो उद्देश्य प्रस्ताव है ना क्लास, याद रखिएगा, ये आगे चलकर किस नाम से जाना जाता है? इसी को हम आगे चलकर प्रियम्बल के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, क्लियर है? अच्छा, यहाँ पर एक चीज में आपको कंफ्यूजन हो सकती है, ये कंफ्यूजन भी मैं दूर कर दूं, ध्यान से सुनिएगा। अगर आपसे परीक्षा में प्रश्न पूछा गया, ध्यान दीजिएगा, अगर आपसे परीक्षा में प्रश्न पूछा गया कि ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन को हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में संविधान सभा में किस दिन रखा गया था, पेश किया गया था, तो आप बताएंगे 13 दिसंबर 1946 को ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन को रखा गया था। किसके द्वारा? जवाहरलाल नेहरू द्वारा। ठीक है, ये याद रखिएगा। और इसे एक्सेप्ट कब किया गया? सर्वसम्मति से इसे पारित कब किया गया? तो पारित किया गया है 22 जनवरी 1947 को। ये पॉइंट में कंफ्यूज नहीं होंगे। पेश कब किया गया था? 13 दिसंबर 1946 को ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन पेश किया गया था जवाहरलाल नेहरू द्वारा, जिसे सर्वसम्मति से आपका पारित किया गया 22 जनवरी 1947 को। ठीक है, क्लियर? ठीक है, क्लियर हो गया होगा यहाँ पर। चलिए आगे बढ़े। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया था। ठीक है, B.R. अम्बेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे तथा B.N. राव ने संवैधानिक सलाहकार की भूमिका निभाई थी। पेपर में प्रश्न बनता है कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो B.R. अम्बेडकर। और कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर कौन थे? तो आप याद रखेंगे नाम किसका? आप B.N. राव का नाम याद रखेंगे संवैधानिक सलाहकार के रूप में। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर के रूप में, ये चीज याद रखिएगा। पेश कब किया गया? पारित कब किया गया? पेश किया गया है ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन को 13 दिसंबर 1946 को, जो कि पारित हुआ है सर्वसम्मति से 22 जनवरी 1947 में। चलिए, भारत जैसे देशों के लिए उपयुक्त संघवाद का श्रेष्ठ स्वरूप क्या है? सहकारी, सौदाकारी, केंद्रीकृत या परस्पर विरोधी संघवाद? तो जब हम भारत की बात करते हैं तो हमारे यहाँ सहकारी संघवाद की बात करते हैं, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की बात होती है। ठीक है, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की हम बात करते हैं। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म मतलब क्या? भले ही हमारे यहाँ शक्ति का वितरण, डिवीजन ऑफ द पावर बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट है, लेकिन संघ और राज्य एक साथ हाथ मिलाकर कार्य करेंगे, कोऑपरेट करेंगे। ठीक है, संघ याद रखिएगा। चलिए अगला देखिए, संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? अभी मैंने आपको बताया संविधान सभा का जो प्रथम अधिवेशन था, जिसकी की अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी, वो अधिवेशन आपका पहला अधिवेशन 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। डी आपका सही उत्तर है। ठीक है, अगला देखिए, भारतीय संविधान में संघवाद निम्न में से किस देश से लिया गया है? 11th का आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? हमने संघवाद की धारणा कहाँ से ली है? कनाडा से ली है। ठीक है, फेडरल स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो कनाडा से। बी आपका सही उत्तर है। ठीक है,
देखिए, भारतीय संविधान में संघवाद कनाडा से लिया गया है। यूएसए से अगर हम बात करें, हमने क्या क्या लिया है, मैंने एक बता दिया आपको, मूल अधिकार का प्रोविजन, फंडामेंटल राइट का प्रोविजन हमने यूएसए से लिया है। हम न्यायपालिका की स्वतंत्रता की बात करते हैं, इंडिपेंडेंट जुडिशरी की बात करते हैं, तो ये भी प्रोविजन हमने यूएसए से लिया है। ठीक है, हम न्यायिक पुनरावलोकन की बात करते हैं, जुडिशियल रिव्यू की जब हम बात करते हैं तो वो भी यूएस से लिया गया है। उपराष्ट्रपति के पद की बात करते हैं, वाइस प्रेसिडेंट के पद की, तो वो भी यूएसए से लिया गया है, याद रखिएगा। ऑस्ट्रेलिया की अगर हम बात करें तो समवर्ती सूची जो है, कॉन्करेंट लिस्ट है, कॉन्करेंट लिस्ट में जो सब्जेक्ट्स होते हैं उसमें स्टेट और सेंटर दोनों में से कोई भी लेजिस्लेट कर सकता है। ठीक है, ये याद रखिएगा। लेकिन अगर किसी भी तरीके का क्लैश होता है तो उस कंडीशन में सेंटर जो रिकमेंडेशन देता है, जो सेंटर का लॉ होता है, वो प्रिवेल करता है, याद रखिएगा। ठीक है, व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता और संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, ज्वाइंट सेशन जो होते हैं पार्लियामेंट में, ये प्रोविजन हमने कहाँ से लिया है, ऑस्ट्रेलिया से लिया है। तो दो चीज याद रखिएगा, समवर्ती सूची इंपॉर्टेंट है, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, और ज्वाइंट सेटिंग जो होती है बोथ द हाउसेस की, तो वो भी हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया है। चलिए, मॉन्टफोर्ट सुधारों की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी, बताइए। केंद्र एवं रियासतों के मध्य शक्ति का विभाजन, इनमें से कोई नहीं। केंद्र एवं रियासतों के साथ द्वैत शासित रियासतों के मध्य शक्ति का विभाजन, रियासतों में द्वैत शासन की बात यहाँ पर की गई है। तो यहाँ पर 12th का जो आपका सही उत्तर है वो क्या है, वो है केंद्र एवं रियासतों के साथ द्वैत शासित रियासतों के मध्य शक्ति का विभाजन, डिवीजन की बात की गई है। सी आपका सही उत्तर है। यहाँ पर मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म की बात की गई है 1919 की। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म की जब हम बात करते हैं, यहाँ पे द्वैत शासन की बात की जाती है, यहाँ पर डायरकी की बात की जाती है, और ये डायरकी कहाँ पर लगाई जाती है, प्रोविंस में लगाई जाती है, याद रखिएगा। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म में जो डायरकी है उसको प्रोविंस में, प्रांतों में लगाया जाता है। और जब हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 की बात करते हैं तो यहाँ पर डायरकी को प्रोविंस से हटाकर कहाँ पर लगा दिया जाता है, सेंटर पे लगा दिया जाता है, ध्यान रखिएगा। 1935 के एक्ट से डायरकी जो थी वो प्रोविंस से हटाकर डायरकी को सेंटर में लगा दिया जाता है। ठीक है, क्लियर है। चलिए आगे बढ़े, तो वही चीज यहाँ पर लिखी है। इस अधिनियम के तहत पहली बार केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था स्थापित की गई तथा सभी विषयों को केंद्र तथा प्रांतों में बांट दिया गया। प्रांतों में द्वैत शासन प्रणाली लागू की गई, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, द्वैत शासन प्रणाली की हम बात यहाँ पर कर रहे हैं। इस अधिनियम में पहली बार प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली अपनाई गई थी। द्वैत शासन का सिद्धांत लियोनेल कार्टिस नामक अंग्रेज ने अपनी पुस्तक डायरकी में प्रतिपादित किया गया है। ज़्यादातर प्रश्न यही पूछा जाता है जब 1919 एक्ट की बात करते हैं, तो 1919 एक्ट में डायरकी को प्रोविंस में, प्रांतों में लगाया गया है, और 1935 के एक्ट में डायरकी को प्रोविंस से हटाकर सेंटर में लगा दिया गया है। ये ध्यान रखिएगा, प्रश्न बनता है। आगे बढ़ते हैं, 13वें प्रश्न को देखते हैं। संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को कब पारित किया गया था, तो बताइए कब पारित किया गया था, यहाँ पर ये प्रश्न बोला गया है। तो 26 नवंबर 1949 को आपका पारित किया गया था संविधान सभा द्वारा। ठीक है, बी आपका सही उत्तर है। यहाँ पर देखिए, भारतीय संविधान सभा 26 नवंबर 1949 को पारित हुआ था और 26 जनवरी 1950 को ये प्रभावी हुआ था। ठीक है, ये चीज़ क्लियर है, क्लियर है ना, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया है कि 26 नवंबर को हम क्या मनाते हैं, संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, 26 नवंबर को हम कॉन्स्टिट्यूशनल डे के रूप में मनाते हैं, हम संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। हमारा संविधान जो था इस दिन बनकर पूरी तरीके से तैयार हो गया था। आने वाली 26 जनवरी 1950 में हमने जो हमारा संविधान था उसको इन्फोर्स कर दिया था, लागू कर दिया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
1946 की अंतरिम सरकार में कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष कौन थे बोला गया है। जो अंतरिम सरकार थी उसमें कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष कौन थे, तो वो जवाहरलाल नेहरू थे। डी आपका सही उत्तर होगा। इंटरिम गवर्नमेंट की बात की गई है। यहाँ पर देख लीजिए कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष कौन हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू, याद रखिएगा। फिर गृह मामले, सूचना और प्रसारण मंत्री कौन है, सरदार वल्लभ भाई पटेल। रक्षा मंत्री कौन है, बलदेव सिंह। श्रम मंत्री कौन है, जगजीवन राम। रेलवे और परिवहन मंत्री कौन है, आसफ अली। ठीक है, क्लियर है। टी आपका सही उत्तर है। यहाँ पर इनका भी नाम याद रख लीजिएगा। भारत के प्रथम गृह मंत्री इनमें से कौन थे, तो आप सभी को पता है पहले गृह मंत्री कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। ठीक है, ए आपका सही उत्तर है। ठीक है, सरदार पटेल जी जो थे वो प्रथम गृह मंत्री थे। श्रम मंत्री अगर आपसे पूछेगा तो जगजीवन राम, आपको पता होना चाहिए। अगर आपसे पूछेगा प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे, तो मोरारजी देसाई थे। गोविंद वल्लभ पंत जो है वो उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री थे। ठीक है, यहाँ पे जो ऑप्शन दिया है उसके हिसाब से दिया है। सरदार पटेल पहले आपके गृह मंत्री थे। श्रम मंत्री की बात करेंगे तो बाबू जगजीवन राम। मोरारजी देसाई की बात करेंगे तो ये पहले गैर कांग्रेसी जो प्रधानमंत्री बने थे। और गोविंद वल्लभ पंत जो हैं वो हमारे उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री थे। भारतीय संविधान कितने शब्दों का बना हुआ है, तो यहाँ पर ये सारे ऑप्शंस गलत थे। ठीक है, याद रखिएगा, ये प्रश्न परीक्षा में पूछा गया है। अगर हम देखेंगे कितने शब्दों का बना हुआ है, तो ये आपका 1,173,69 1,70,369 शब्दों का बना हुआ है लगभग। भारत का संविधान लिखा गया था 2 वर्ष से अधिक किंतु 3 वर्ष से कम अवधि में, 3 वर्षों में, 3 वर्षों से अधिक अवधि में, 2 वर्षों में। तो आप सभी को इसका आंसर पता होगा कि हम भारतीय संविधान की बात करते हैं तो 2 वर्ष से अधिक लेकिन 3 वर्ष से कम में लिखा गया है। भारतीय संविधान को बनने में कितना समय लगा था, 2 साल 2 ईयर्स। ठीक है, 11 मंथ्स 18 डेज, ये याद रखिएगा एग्जैक्ट। ठीक है, क्लियर है ना। ठीक है, यहाँ पर ध्यान रखिएगा संविधान जो हमारा था वो बनकर 26 नवंबर 1949 में तैयार हो गया था, मैंने आपको बताया। और 26 जनवरी की अगर हम बात करेंगे 1950 की तो इसे लागू कर दिया गया था। ठीक है, चलिए याद रखिएगा। भारतीय संविधान को माना गया है संघीय एकात्मक, संसदीय रूप विधान में संघीय और भावना में एकात्मक। तो 18 का आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा बताइए। 18 का आपका उत्तर जो है वो रूप विधान में संघीय और भावना में एकात्मक बोला गया है। 18 का डी आपका सही उत्तर है। ठीक है, अब देखिए कई बार पूछा जाता है भारतीय संविधान में हम कहते हैं संघीय ढांचा है भारत का, हमारे यहाँ पर डिवीजन ऑफ द पावर है बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट, शक्तियों का विभाजन है केंद्र और राज्यों के मध्य में, ये बिल्कुल सही है। लेकिन अगर आप इमरजेंसी के समय में अगर हम देखें, इमरजेंसी के समय में तो उस समय क्या होता है, जो स्टेट इमरजेंसी की हम बात करें, प्रेसिडेंट रूल की बात करें, तो सेंटर जो होता है वो आपका मजबूत हो जाता है। ड्यूरिंग इमरजेंसी हम देखते हैं जो फेडरल स्ट्रक्चर है भारत का वो यूनिटरी स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाता है। तो भारतीय संविधान एक ऐसा संविधान है जिसमें हमें अगर हम देखें यूनिटरी फीचर्स भी देखने को मिलते हैं प्लस फेडरल फीचर्स भी देखने को मिलते हैं, ये ध्यान में रखिएगा आप। एकात्मक संविधान वह जिसके अंतर्गत सारी शक्तियां एक ही सरकार में निहित है। ठीक है, जब हम संघात्मक संविधान की बात करते हैं तो मैंने आपको बताया जिसमें शक्तियां केंद्र और राज्यों के मध्य विभाजित होती हैं। ठीक है, तथा दोनों स्वतंत्र रूप से अपना कार्य करती हैं। लेकिन भारत में ये जो दूसरी लाइन है दोनों स्वतंत्र रूप से अपना कार्य करती हैं, इसमें थोड़ा सा हस्तक्षेप है। देखिए जब हम यूएसए के फेडरल स्ट्रक्चर की बात करते हैं, जब हम यूएसए के संघीय ढांचा की बात करते हैं वहाँ के फेडरेशन की, तो वहाँ पर भी शक्तियों का विभाजन है सेंटर और स्टेट्स के मध्य। ठीक है, राज्य और केंद्र के मध्य शक्तियों का विभाजन है। लेकिन वहाँ पर जो राज्य है ना वो कभी भी चाहे तो सेंटर से अलग भी हो सकते हैं, लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ जो सेंटर है उसको मजबूत रखा गया, स्ट्रॉन्ग रखा गया। हाँ, शक्तियों का विभाजन तो किया गया राज्य और केंद्र के मध्य, लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई भी राज्य आकर कहे कि हम सेंटर से अलग होना चाहते हैं। यूपी जाए कहे उत्तर प्रदेश भाई हम नहीं इंडिया के, ना,
ऐसा नहीं हो सकता है। एमपी या राजस्थान ये नहीं कह सकता हम तो भारत में नहीं रहेंगे, हम अलग रहेंगे, हम अलग ना, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। भले हमारे यहाँ, मैंने आपको बताया ना, शक्तियों का विभाजन किया गया है, लेकिन तब भी एक मजबूत सेंटर के साथ, ठीक है। भारत से कोई अलग नहीं हो सकता है। इसी तरीके से अगर हमारे यहाँ नागरिकता की बात करें तो हमारे यहाँ एकल नागरिकता है, एक नागरिकता है। हम सभी किसके नागरिक हैं? हम सभी भारत के नागरिक हैं, ठीक है। लेकिन जब हम संघीय ढांचा की बात करते हैं यूएसए की, तो वहाँ पर क्या है, वहाँ पर डुअल, हम कह सकते हैं डबल, वो उनके पास सिटीजनशिप होती है। उनके पास अपने स्टेट की अलग सिटीजनशिप होती है, नागरिकता, और सेंटर की अलग नागरिकता होती है। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। हम ये नहीं कहते कि हम एमपी के हैं या छत्तीसगढ़ के हैं या मध्य प्रदेश के, हम कहते हैं हम भारत के नागरिक हैं, याद रखिएगा, ठीक है। ये सारे पॉइंट्स तो मैं आपको बता देती हूँ जानकारी के लिए। एक दो प्रश्न और जो बनते हैं उसको ध्यान से देख लीजिए। प्रोफेसर केसी वेयर ने के अनुसार अगर हम चलेंगे तो भारतीय संविधान जो है वो अर्ध संघीय है, क्वाजी फेडरल है। ये स्टेटमेंट कई बार पूछा गया है कि भारतीय संविधान को क्वाजी फेडरल किसने कहा है, तो आपको नाम याद रखना है केसी वेयर का, ठीक है, याद रखिएगा, पूछा गया प्रश्न है। डॉक्टर जेनिंगसन के अनुसार अगर हम देखेंगे, भारतीय संविधान एक ऐसा संघ है जिसमें केंद्रीकरण की सशक्त प्रवृत्ति है, ठीक है, ये भी याद रखिएगा, पूछ लेता है कई बार परीक्षा में ऐसे प्रश्न भी। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा भारतीय संविधान की एक महत्वपूर्ण विशेषता नहीं है? तो चलिए एक एक स्टेटमेंट को पढ़ते हुए चलते हैं। या एक लिखित संविधान है, बिल्कुल सही है, हमारा जो संविधान है वो लिखित संविधान है, आप सभी को पता है। या अनुनेय है, इसे संशोधित किया जा सकता है, लेकिन यह अनम्य भी है, कुछ भाग के रूप में, यानी इसकी मूल संरचना में संशोधन नहीं किया जा सकता है। बिल्कुल सही ये है, ठीक है। हमारे संविधान को अगर हम देखेंगे तो इसमें अमेंडमेंट किया जा सकता है, लेकिन किसी भी तरीके का जो भी हमारा अमेंडमेंट होगा कॉन्स्टिट्यूशन में, उसमें डॉक्ट्राइन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर को ध्यान में रखना है। मतलब जो मूल संरचना है हमारे संविधान में, उसमें किसी भी तरीके का बदलाव नहीं होना चाहिए। बेसिक स्ट्रक्चर, केशवानंद भारती केस, उन्होंने कहा कि किसी भी तरीके का अमेंडमेंट हो सकता है, लेकिन ये अमेंडमेंट जो कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर है उसे खत्म नहीं करेगा, ठीक है। तो डॉक्ट्राइन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, मूल संरचना में किसी भी तरीके का संशोधन नहीं हो सकता है। या एकल है लिखा हुआ है क्योंकि केंद्र में अधिक शक्ति है, लेकिन यह संघीय भी है क्योंकि शक्ति केंद्र और राज्यों के बीच विभाजित है, ये भी बिल्कुल सही है। मैंने आपको बताया हमारे यहाँ यूनिटरी सिस्टम के फीचर्स भी देखने को मिलते हैं और फेडरल के भी। यूनिटरी क्यों? क्योंकि हमारा सेंटर मजबूत है, कोई स्टेट ये नहीं कह सकता है कि हम भारत से अलग हो जाएंगे, बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। हाँ, लेकिन हाँ, शक्तियों का वितरण भी है राज्य और संघ के मध्य, ठीक है। इसे राज्य के राज्यपाल से संशोधित किया जा सकता है, ये आपका गलत है, ठीक है, गलत है, ठीक है। संशोधन की अपनी प्रक्रिया होती है, संसद का रोल उसमें होता है, तो वो गलत है। तो डी आपका सही उत्तर हो गया। निम्नलिखित में से किसने पहले 1935 में संविधान सभा का सुझाव प्रस्तावित किया था? 1935 की बात हो रही है, तो 20वें का आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? किसने सुझाव ये दिया था? एम.एन. राव ने, ठीक है, संविधान सभा का सुझाव प्रस्तावित किया था, प्रस्तुत किया था नहीं, प्रस्तावित किया था। डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। लगातार क्लासेस चलती है आप लोगों की, बोलते 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 थोड़ा सा इधर उधर शब्द हो जाते हैं, ठीक है। अगर हो जाते हैं तो ढंग से पढ़ लीजिए। प्रस्तुत किया था, वहाँ पे प्रस्तावित किया था लिखा था। सही रीड करेंगे, जब आप सही पढ़ेंगे तो सही लिखेंगे, सही लिखेंगे तो सही मार्क करेंगे। चलिए, इतनी चीज़ें क्लियर हो गई होगी। आगे बढ़ते हैं। संविधान सभा के अल्पसंख्यकों की उप समिति के अध्यक्ष का नाम बताइए। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं सब माइनॉरिटी जो कमिटी थी उसके अध्यक्ष कौन थे? तो अल्लादी स्वामी अय्यर, वी पट्टाभी सीतारमैया, एस.सी. मुखर्जी, के.एम. मुंशी। तो 21 का आपका आंसर क्या है? यहाँ पर आपका सही उत्तर जो है वो है एस.सी. मुखर्जी, ठीक है, सी आपका सही उत्तर है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, एस.सी. मुखर्जी सभा में अल्पसंख्यकों की उप समिति के अध्यक्ष थे, ठीक है, उप समिति के अध्यक्ष थे, या मद्रास प्रेसिडेंसी के एडवोकेट जनरल भी थे। मौलिक अधिकारों से संबंधित जो उप समिति थी उसके अध्यक्ष कौन थे? याद रखिएगा, हम मौलिक अधिकारों की बात कर रहे हैं, तो उप समिति के अध्यक्ष कौन थे? जे.बी. कृपलानी थे, ठीक है। और अल्लादी कृष्ण स्वामी अयंगर संविधान का मसौदा तैयार करने वाले समिति के 7 सदस्यों में से एक थे, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़े।
भारत का संविधान संविधान सभा द्वारा डैश को अपनाया गया और 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया है संविधान सभा द्वारा इसे अपनाया गया है 26 नवंबर 1949 को और लागू किया गया है 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, ध्यान रखिएगा यहाँ पर। चलिए, भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिला सदस्य थी? कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है, 15 महिला सदस्य थी। सी आपका सही उत्तर है। ध्यान रखिएगा क्लास, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जो यहाँ पर आपको मैंने बताई है। ठीक है, संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी? 15 थी, याद रखिएगा, कई बार पूछा गया है। संविधान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो मैंने अभी आपको बताया कि संविधान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे, जो कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष भी थे। ठीक है, बी आपका सही उत्तर है। जब पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को होती है तो उसकी अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा द्वारा की जाती है। ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरपर्सन कौन था? तो बताइए, ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरपर्सन कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। 25 का डी आपका सही उत्तर है। ठीक है, यहाँ पर ड्राफ्टिंग कमेटी के प्रारूप समिति के अगर आप सदस्यों को देखना चाहें तो वो भी देख सकते हैं, महत्वपूर्ण है, हो सकता है परीक्षा में पूछ ले। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में मैंने आपको बताया। दूसरे के बारे में तो अभी हमने डिस्कस किया था, जिनके बारे में अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर के बारे में हमने डिस्कस किया था। ठीक है, फिर एन गोपाल स्वामी अयंगर का नाम याद रखना है, के एम मुंशी का नाम याद रखना है, सैयद मोहम्मद का नाम याद रखना है, एन माधव राव का। ठीक है, इनके स्थान पर बाद में बीएल मित्र आए थे और टीटी कृष्णाचारी का नाम याद रखना है। इन्होंने 1949 में डीपी खेतान की मृत्यु के बाद उनकी जगह ली थी। ठीक है, ये याद रखिएगा कि ड्राफ्टिंग कमेटी में जो 7 मेंबर्स थे वो कौन कौन से थे। ठीक है, जिसकी की अध्यक्षता किसने की थी? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। क्लियर है? चलो अगला देखें। राजनीतिक प्रजातंत्र का तात्पर्य उस जीवन विद्या से है जो जीवन में सैद्धांतिक रूप से उदारता, समानता और भ्रातृत्व को स्वीकारती है। यह कथन किसके द्वारा दिया गया है? राजनीतिक प्रजातंत्र का तात्पर्य उस जीवन विद्या से है जो जीवन में सैद्धांतिक रूप से उदारता, समानता और भ्रातृत्व को स्वीकार करती है। यह कथन दिया गया है किसके द्वारा? यह कथन दिया गया है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा। ए आपका सही उत्तर है यहाँ पर। ठीक है, अगला देखें। यूनियन एंड स्टेट टेरिटरीज से रिलेटेड प्रश्नों को हम देख लेते हैं। यहाँ पर क्लास क्या क्या दिया गया है। अ फेडरल स्टेट इज बेस्ट कैरेक्टराइज्ड बाय, संघीय ढांचा की बात की गई है जहां पर एक दलीय शासन होता है, नहीं। सैन्य शासन होता है, नहीं। राजधानी में पूर्ण शक्ति होती है, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। पावर जो होती है इट इज शेयर्ड बिटवीन द सेंट्रल एंड द लोकल गवर्नमेंट, नन ऑफ द अबव। तो 27 का आपका सही उत्तर जो है वो क्या है? डी है। अगर हम देखें जो पावर होता है उसका डिवीजन होता है बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट। यहाँ पर लोकल गवर्नमेंट लिखा है लेकिन तब भी ठीक है, सेंटर एंड द स्टेट होना चाहिए। ठीक है, तो आपका डी सही उत्तर है। और याद रखिएगा जब हम 7वीं अनुसूची की बात करते हैं तो वहाँ पर हम देखते हैं संघ सूची है, राज्य सूची है और समवर्ती सूची है। इन सूचियों में जो सब्जेक्ट्स दिए गए हैं उन सब्जेक्ट्स पे कौन लेजिस्लेट करता है, कौन लॉ बनाता है? सेंटर अपनी सूची में बनाता है, यूनियन लिस्ट में, संघीय सूची में, और जो स्टेट है वो राज्य सूची में लॉ बनाती है। चलिए, पार्ट 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज फंडामेंटल ड्यूटीज, नहीं भाई। यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज, ठीक है। सिटीजनशिप, नहीं, सेकंड में है। फंडामेंटल राइट थर्ड में है। ये फंडामेंटल ड्यूटीज अगर आपका देखें तो ये आपका 51 आर्टिकल हो गया, पार्ट 4 के ए में है। ठीक है, फिर अगर हम बात करें सिटीजनशिप की तो ये 2 में है। यहाँ पर हम बात करें फंडामेंटल राइट्स की तो ये 3rd में है। तो उत्तर आपका सही क्या होगा? बी आपका सही उत्तर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा बर्मा को भारत से अलग किया गया था? तो ये आपका है भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत। ठीक है, जो बर्मा था उसको भारत से अलग कर दिया गया था। 1935 वाला महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। 1935 एक्ट में ही पहली बार हमने फेडरल गवर्नमेंट की बात की थी, संघात्मक सरकार की बात पहली बार की गई थी कि इस एक्ट के द्वारा पहली बार संघात्मक सरकार की स्थापना का प्रयास किया गया था फेडरल गवर्नमेंट का। ठीक है, प्रांतीय स्तर पर द्वैध शासन की बात की गई थी, मैंने आपको बताया। यहाँ पर ध्यान रखिए, प्रांतीय स्तर पर द्वैध शासन को समाप्त करने की बात की गई थी। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया है कि 1935 के एक्ट की हम बात करते हैं तो यहाँ पर डायरकी को समाप्त किया गया था। कहाँ पर? प्रोविंस में, प्रांतों में। और डायरकी के द्वैध शासन को
लागू कहाँ किया गया था? लागू किया गया था सेंटर में, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। फेडरल कोर्ट की स्थापना की बात की गई थी इसमें। इस अधिनियम के तहत विषयों को 3 श्रेणियों में विभाजित किया गया था, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। अब हो सकता है परीक्षा में पूछ ले, संघ, राज्य और समवर्ती सूची की जब हम बात करते हैं तो उसकी अवधारणा कहाँ से ली गई है, तो याद रखिएगा 1935 के एक्ट से। जवाहरलाल नेहरू ने इस अधिनियम को एक कार जिसमें ब्रेक तो है पर इंजन नहीं है, दास्ता का अधिकार पत्र कहा था। ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को किसने कहा था? ये कार तो है जिसमें ब्रेक भी है लेकिन इंजन नहीं है, ठीक है। एक कार जिसमें ब्रेक तो है पर इंजन नहीं है, ठीक है। ये स्टेटमेंट दिया गया था जवाहरलाल नेहरू द्वारा। तीसरे प्रश्न को देखते हैं, संविधान सभा का कौन सा अनुच्छेद कहता है कि भारत राज्यों का एक संघ होगा? तो 30 का आपका आंसर क्या है? कि अनुच्छेद 1 कहता है, ठीक है, इंडिया शैल बी द यूनियन ऑफ द स्टेट, ठीक है, भारत राज्यों का एक संघ होगा। ए आपका सही उत्तर है। अनुच्छेद 2 की अगर हम बात करेंगे, इसमें नए राज्यों के प्रवेश और स्थापना की बात की गई है, स्थापना की। अनुच्छेद 3 की हम बात करेंगे तो इसमें नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्र, सीमाओं या नाम में परिवर्तन की बात की गई है। अनुच्छेद 4 में अगर हम देखेंगे तो पहली और चौथी अनुसूची में के संशोधन तथा अनुपूरक परिमाणिक विषयों का उपबंध करने के लिए अनुच्छेद 2 और 3 के अधीन बनाई गई विधियां हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये तो नहीं पूछता है, मेनली आपका आर्टिकल 1 पूछ लेता है और दूसरा आर्टिकल 3 इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्र, सीमाओं के नाम में परिवर्तन की बात की गई है। और ये अधिकार किसको दिया गया, ये शक्ति किसको दी गई है? तो संसद को दी गई है, ये भी याद रखिएगा। चलिए, भारत की स्वतंत्रता के समय कितनी रियासतें मौजूद थी? तो बताइए कितनी रियासतें मौजूद थी भारत को जब स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी? तो यहाँ पर आपका जो सही उत्तर है 31 का, वो क्या है? वो है 565, ठीक है, बी आपका सही उत्तर है। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, जब 15 अगस्त 1947 को भारत को स्वतंत्रता मिली तब हैदराबाद, जूनागढ़ और कश्मीर को छोड़कर अन्य सभी रियासतों ने विलय के सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किया था। ये ध्यान रखिएगा, किन 3 रियासतों ने विलय के संधि पत्र पर हस्ताक्षर नहीं किया था? तो वो जूनागढ़ था, हैदराबाद था और कश्मीर था। संविधान का अनुच्छेद 1 भारत को घोषित करता है संघीय, एकात्मक, अर्ध संघीय या संघ राज। तो 32 का आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? यहाँ पर संघ राज, डी आपका सही उत्तर है, ठीक है। बोला गया ना, इंडिया शैल बी द यूनियन ऑफ द स्टेट, भारत राज्यों का संघ है। डैश को उत्तर प्रदेश के हिमालयी पहाड़ी क्षेत्र में उत्तराखंड नामक एक नया राज्य अस्तित्व में आया था। अच्छा, किस दिन बोला गया है कि उत्तर प्रदेश से अलग करके उत्तराखंड का गठन आपका हुआ था? तो 33वें का आपका सही उत्तर जो है वो है 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड को उत्तर प्रदेश से अलग कर एक नया राज्य बना दिया गया था, ठीक है। अगला देखें, भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष में हुआ था? तो भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन कब हुआ है? 34 का आपका सही उत्तर जो है वो है 1956 में। स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट अगर आपको याद होगा 1956 में आया था, ठीक है, क्लियर है। चलिए, यहाँ पर अगर हम देखें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बता दूं। भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन के लिए केंद्र सरकार ने फजल अली की अध्यक्षता में, जिसके कि अन्य सदस्य थे हृदयनाथ कुंजरू तथा पणिक्कर, का नाम आपको याद रखना है, राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया था 1953 में। यद्यपि आयोग ने 16 राज्यों एवं 3 संघ राज्य क्षेत्रों के गठन का सुझाव दिया था, लेकिन राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956, ये ईयर इंपॉर्टेंट है, के अंतर्गत 14 राज्य और 6 संघ राज्य क्षेत्र का गठन किया गया था। त्रिपुरा को कब भारत के पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था? त्रिपुरा की यहाँ पर बात हुई है। तो 35 का जो आपका सही उत्तर है वो है 1972 में त्रिपुरा को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था, बी आपका सही उत्तर है, ठीक है। इनमें से कौन सा कारक नहीं है जो भारतीय संविधान के निर्माण में योगदान देता है? औद्योगिक क्रांति, ब्रिटेन में संसदीय लोकतंत्र, रूस से समाजवादी क्रांति, अमेरिका में अधिकारों का विधेयक।
तो बताइए इनमें से कौन सा कारक नहीं है जो भारतीय संविधान के निर्माण में योगदान देता है। तो भारतीय संविधान के योगदान में कौन सा कारक जो है वो आपका योगदान नहीं देता है, ये बोला गया है। तो औद्योगिक क्रांति नहीं देती है। ब्रिटेन में संसदीय लोकतंत्र था, तो बिल्कुल सही है, हमने वहीं से तो पार्लियामेंट्री सिस्टम को अडॉप्ट किया है। ठीक है। रूस में समाजवादी क्रांति है, तो हम सोशलिज्म की बात करते हैं, ये सारी चीज़ें। अमेरिका में अधिकारों का विधेयक है, ये भी सही है, फंडामेंटल राइट्स की हम बात करते हैं। औद्योगिक क्रांति से हमने कुछ नहीं लिया है, ये आपका सही उत्तर है। ठीक है। रूस की अगर हम बात करें तो फंडामेंटल ड्यूटीज एवं समाजवादी व्यवस्था। ठीक है। मूल कर्तव्यों का प्रावधान एवं समाजवादी व्यवस्था। अगला हम देखें क्लास प्रियम्बल। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्ट विद डायरेक्टिव प्रिंसिपल, सिटीजनशिप, फंडामेंटल राइट, प्रियम्बल, नन ऑफ द एबव। तो 37 का आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? प्रियम्बल आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। भारतीय संविधान की शुरुआत प्रस्तावना से होती है। भारत के संविधान की प्रस्तावना निम्नलिखित में से किस प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख नहीं करती है? ठीक है। विश्वास की स्वतंत्रता, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, विचार की स्वतंत्रता, आर्थिक स्वतंत्रता। तो यहाँ पर हम किस स्वतंत्रता की बात नहीं करते हैं? आर्थिक स्वतंत्रता की बात नहीं करते हैं। 38 का डी आपका सही उत्तर होगा। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, थॉट की बात की जाती है, बिलीफ की बात की जाती है, एक्सप्रेशन की बात की जाती है, ठीक है, और बिलीफ हो गया, एक्सप्रेशन हो गया, फेथ और वर्शिप। ठीक है, ये याद रखिएगा। तो स्वतंत्रता यहाँ पर आप देख लीजिए, प्रस्तावना में विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। ठीक है, थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीव, फेथ, वर्शिप की बात की जाती है। भारतीय संविधान में सामाजिक समानता का अर्थ क्या है? केवल महिलाओं को समान अवसर देना? नहीं, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं होगा। ठीक है, चलो। मौजूदा प्रणाली को संशोधित करने के लिए कोई प्रयास नहीं किया जाना। श्रेष्ठ वर्ग के प्रति पक्षपात, समाज के सभी वर्गों के लिए समान अवसर। तो 39 का आपका सही उत्तर क्या है? समाज के सभी वर्गों के लिए समान अवसर की बात की गई है। ठीक है, देखो 3 तरीके की समानताओं की बात की गई है, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक। ठीक है, यहाँ पर इक्वालिटी की बात की गई है, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल की बात की गई है। ठीक है, 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन किसके द्वारा पेश किया गया था? जवाहरलाल नेहरू द्वारा। ठीक है, ए आपका सही उत्तर है। मैं फिर से क्लियर कर दूं, अगर पूछा जाएगा कि किस दिन पेश किया गया था तो 13 दिसंबर 1946 याद रखेंगे आप। ठीक है, अगर अडॉप्ट किया जाएगा कि कब इस प्रस्ताव को आपका सर्वसम्मति से अपना लिया गया था, तब आप 22 जनवरी वाली डेट याद रखेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के आदर्श कहाँ से लिए गए हैं? तो बताइए, फ्रांसीसी संविधान से, ग्रीक संविधान से, रूसी संविधान से, अमेरिकी संविधान से। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या होगा? 41 का जो सही उत्तर है वो है फ्रांसीसी संविधान से। ए आपका सही उत्तर है। ठीक है, क्लियर है? आगे बढ़े, जल्दी जल्दी प्रश्नों को देखें। भारत के संविधान की प्रस्तावना को कहा जाता आमुख, प्रलेख, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, संविधान की मुख्य विशेषताएं। तो यहाँ पर इसे कहा जाता है संविधान की मुख्य विशेष। एक मिनट, यहाँ पर एक बार इसको, भारतीय संविधान की प्रस्तावना की अगर हम बात करें तो इसे क्या कहा जाता है? इसे आमुख मतलब क्या होता है? प्रियम्बल होता है। ठीक है, तो प्रियम्बल कहा जाता है। हिंदी और इंग्लिश में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया था। तो भारत के संविधान की प्रस्तावना को हम क्या कहते हैं? प्रियम्बल कहते हैं, ये आप सभी को पता है। ठीक है, चलो, ए आपका सही उत्तर है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना का मूल उद्देश्य डैश सुरक्षित करना है। सभी व्यक्तियों के लिए मौलिक अधिकारों को, भारत के नागरिकों के मौलिक अधिकारों को, सरकारी कर्मचारियों की सेवा की सुरक्षा को, व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता को। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, जब हम प्रियम्बल की बात करते हैं, प्रियम्बल का मेन काम क्या है? व्यक्ति की गरिमा तथा राष्ट्र की एकता तथा अखंडता को सुरक्षित रखना। डी आपका सही उत्तर है। ठीक है, क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। 44th क्वेश्चन को हम देखते हैं। ठीक है, यहाँ पर ध्यान से देखिए। चलिए, आप इस प्रश्न को देखिए।
प्रभुत्व संपन्न, प्रजातांत्रिक, धर्मनिरपेक्ष, भाईचारा। धर्मनिरपेक्ष मतलब आपको पता ही है, जहां पर हम क्या बात कर रहे हैं, नागरिकों को किसी भी धर्म को अपनाने की पूर्ण स्वतंत्रता। ठीक है, भारत की धर्मनिरपेक्षता की जब हम बात करते हैं तो ये वेस्टर्न सेकुलरिज्म से थोड़ा सा अलग है। जब वेस्ट में हम सेकुलरिज्म की बात करते हैं तो वहाँ पर हम कहते हैं डाइवोर्स है रिलीजन और स्टेट में। ठीक है, मतलब जो रिलीजन है वो स्टेट के मैटर में इंटरफेयर नहीं करेगा जब हम वेस्टर्न सेकुलरिज्म की बात करते हैं। ठीक है, ये याद रखिएगा, मतलब रिलीजन विल नॉट इंटरफेयर इन द मैटर ऑफ द स्टेट। लेकिन जब हम भारत में सेकुलरिज्म को डिफाइन करते हैं तो हमारे यहाँ जो है वो ये डाइवोर्स नहीं कराया गया है। यहाँ पर कहा गया स्टेट किसी भी तरीके का भेदभाव नहीं करेगा ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, और साथ ही साथ स्टेट सारे रिलीजन को इक्वल इंपॉर्टेंस देगा, नागरिकों को भी धर्म को अपनाने की पूर्ण स्वतंत्रता होगी। तो ये डाइवोर्स नहीं करा दिया गया है। वेस्टर्न सेकुलरिज्म में तो बोल दिया गया है कि रिलीजन और स्टेट में एक साथ दोस्ती वोस्ती नहीं होगी, अलग अलग दोनों का मैटर है। स्टेट के मैटर में रिलीजन का कोई भी इंटरफेरेंस नहीं होगा। लेकिन हमारे यहाँ बोला गया हम सबको, सभी धर्मों को एक समान देखेंगे, कोई भेदभाव नहीं करेंगे, नागरिकों को भी हक है कि जिस रिलीजन को वो फॉलो करना चाहे वो फॉलो कर सकते हैं। तो यहाँ पर तो 44 का अगर हम देखें तो 3 का तो डेडी हो गया। भाईचारा की अगर हम बात करें तो आपको पता है सभी को एक परिवार के सदस्य के रूप में रहना चाहिए। ठीक है, रहना चाहिए ना, तो देखो यहाँ पर ए हो गया। ठीक है, प्रभुत्व संपन्न की अगर हम बात करेंगे तो लोगों को समान राजनीतिक अधिकार प्राप्त, तो ये तो प्रजातांत्रिक में हो गया ना। और प्रभुत्व संपन्न में देखेंगे लोगों को बड़ा एकदम एवं आंतरिक मामलों में निर्णय लेने का सर्वोच्च अधिकार है। तो ये तो फर्स्ट का बी हो गया, तो यहाँ पर सी आपका सही उत्तर हो गया। 44 का सी आपका सही उत्तर है क्लास। ठीक है, अब क्लास में एक चीज़ आपसे बोलूँगी, आज के सेशन को हम यही पे एंड करेंगे। अब हम जो बचे हुए क्वेश्चन हैं उसको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्लास में मैं एक चीज़ ज़रूर करूँगी, हर प्रश्न के नीचे ये प्रश्न किस ईयर में पूछे गए हैं उसको भी इंक्लूड करा दूँ, ताकि आपको आइडिया भी लगे कि किस वर्ष में ये प्रश्न पूछे गए हैं। ये सारे प्रश्न जो मैंने आज आपसे डिस्कस किए हैं ये UPSSSC के ही विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं। ऐसा नहीं है कि ये पास्ट ईयर्स के क्वेश्चन नहीं थे, ये आप ही के परीक्षा में पूछे गए प्रश्न हैं। ठीक है, तो इसलिए आप लोग परेशान बिल्कुल भी मत होइएगा इस चीज़ को लेके। आज जो प्रश्न हमने डिस्कस किए हैं एक बार मुझे कमेंट बॉक्स में आप ये ज़रूर बता दीजिएगा कि आपको एक्सप्लेनेशन समझ में आ रही है कि नहीं। मुझे चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो मुझे समझ में आना चाहिए कि मेरे विद्यार्थियों के लिए ये सारी चीज़ें यूज़फुल है कि नहीं। इस समय मैं आप लोगों की क्लासेस ले रही हूँ। ठीक है, UPSSSC की लेखपाल के लिए प्लस RO की हाई कोर्ट की, आप लोगों को पता है क्लासेस हो रही है, PCS की क्लासेस लेती ही हूँ मैं। तो सब जगह अगर आप देखें तो सिलेबस तो सेम ही रहता है, ये आप मानते हैं ना। अगर पॉलिटी आपको वहाँ पढ़नी है तो पॉलिटी यहाँ भी पढ़नी है, पॉलिटी बस क्वेश्चन पूछने का जो तरीका होता है ना वो अलग होता है। ठीक है, क्वेश्चन पूछने के तरीके में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, ये मैं एज अ फैकल्टी आपको बता सकती हूँ। तो इसीलिए हम एक्सप्लेनेशन भी उसी तरीके से अपने विद्यार्थियों को देते हैं कि हम किस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन उनको करा रहे हैं, कितनी इन्फॉर्मेशन उनके लिए ज़रूरी है। तो आज की क्लास में जो भी चीज़ें मैंने आपको बताई है ये मेरा जानना ज़रूरी है कि वो सारी चीज़ें आपको समझ में आई है कि नहीं। ठीक है, तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इन्वायरमेंट इकोलॉजी की क्लास को तो आप लोग ने बहुत ही सराहाया था। ठीक है, मेरे पास मैसेजेस भी आए थे कि आपको काफ़ी अच्छी लगी, तो वो मुझे भी समझ में आया। इसके बाद इकोनॉमिक्स की क्लासेस भी अच्छी गई। पॉलिटी की क्लासेस में आपको कहीं पर दिक्कत तो नहीं हो रही है, ये चीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। प्लस किन किन टॉपिक्स में अगर आप चाहते हैं कि मुझे दिक्कत होती है मैम एक बार पढ़ा दीजिए, तो वो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। कमेंट बॉक्स में अपने फैकल्टी को कोई चीज़ बताना बिल्कुल भी गलत नहीं होता है, बस एक चीज़ याद रखिएगा, आदरपूर्वक चीज़ें होनी चाहिए, ये चीज़ मैं मानती हूँ। ठीक है, तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा क्लासेस यूज़फुल हैं कि नहीं, ताकि मैं नेक्स्ट क्लास जल्दी से जल्दी लेकर आऊँ। जब आप लोग बताते हैं कि मैम यूज़फुल है ये है, तो मुझे भी मोटिवेशन मिलता है, मेरे भी दिमाग में रहता है कि विद्यार्थी लोग वेट कर रहे होंगे। नहीं तो कई बार ऐसा होता है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, कोई दूसरे सब्जेक्ट पे हम लोग ज़्यादा ध्यान देने लगते हैं। तो मुझे बताइएगा ज़रूर ये क्लासेस आपके लिए यूज़फुल है कि नहीं क्लास।
तो अब आज के सेशन को यहीं पे एंड करूंगी। नेक्स्ट क्लास में आपसे मिलूंगी नए प्रश्नों के साथ, और ये जो प्रश्न होंगे वो पास्ट ईयर्स के क्वेश्चंस ही होंगे। ये भी चीज़ क्लियर कर देती हूँ ताकि आपको आइडिया लगे कि किस तरीके के प्रश्न आपके परीक्षा में बनते हैं। आज के सेशन को ऐश्वर्या मैम यहीं पे एंड करेंगी। और लास्ट में जाते जाते एक ही बात मैं हर क्लास में कहती हूँ, अपने हर विद्यार्थी से कहती हूँ कि स्वयं पर विश्वास रखिए, ठीक है। खुद पर विश्वास रखिए, अपने ईश्वर पर, जिसकी भी आप प्रार्थना करते हैं, जो भी आपका इष्ट है उस पर विश्वास रखिए, खुद पर विश्वास रखिए और परिश्रम करिए, मेहनत करिए, कर्म करिए। आपको फल सही समय आने पर ज़रूर मिलेगा, सफलता आपको ज़रूर मिलेगी। इसी विश्वास के साथ आज के सेशन को एंड करते हैं। इसी तरीके से मेरे साथ, ऐश्वर्या सिंह के साथ डिकोड एग्ज़ाम के साथ बने रहिए। कहीं पर भी दिक्कत होती है क्लास तो कमेंट बॉक्स में आप लोग मुझे ज़रूर बताएंगे। धन्यवाद।